हेलो एवरीवन, कई दिनों बाद क्लास शुरू हो रही है आपकी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। फिर से आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन सेशन में। और हम वॉइसेस पढ़ रहे थे। वॉइसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में किस तरीके से चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में, ये देखा था, है ना। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक छोटा सा उसको मैं रिकैपिटुलेशन कर देता हूँ कि एक्टिव फॉर्म एक्टिव वॉइस में हम किसी भी सेंटेंस को, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, है ना, फिर ऑब्जेक्ट को। और जब हम पैसिव वॉइस लिखते होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ले आते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब के चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब को। और ये चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आता है, इस बात की चर्चा हमने लास्ट क्लास में कुछ किया है। और बाकी आगे टेंसेस में कौन कौन से हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं चर्चा हम करेंगे। चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है। चाहे आप कोई भी टेंस का पैसिव बना रहे हो, उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। प्लस सब्जेक्ट को हम ले आते हैं सबसे शुरू में, सबसे लास्ट में। और सब्जेक्ट को हम यहां पर एक नया नाम देते हैं और उसे कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? एजेंट। और एजेंट से पहले हम क्या लिखते हैं? एक सुटेबल प्रीपोजिशन। तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना। फिर हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के एक्टिव वॉइस को हम प्रेजेंट के ही पैसिव में कैसे हम चेंज करेंगे, है ना। इसी दायरे को और आगे बढ़ाते हुए अब अगली हेडिंग आप डाल लो, और क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। 2 मिनट के लिए मैं आपको बता भी देता हूं कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस को जब हम स्ट्रक्चर, उसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। दूसरा, ये कब? जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो। निगेटिव होने पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होने पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले डिड को शुरू में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में अगर ओपन एंडेड इंटरोगेटिव हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डिड को, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन। यानी ये वाला पैटर्न, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ हमें क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में लाना होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से पैसिव बनाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं और एक एक पर बात हम करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला रूल इसमें हम लिख रहे हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का। ठीक है, कौन सा?
अफर्मेटिव। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर। इसको पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, फिर हम चेंज हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हमें यहाँ क्या लिखना है? देखो, पूरे के पूरे वॉइसेस में आपको बी बेस वर्ब का ही यूज करना है। जहां पर भी आप चेंज हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे वहां बी बेस वर्ब का ही हम यूज करेंगे। बी बेस वर्ब कौन होते हैं? बी बेस वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। ये एक ऐसा वर्ब है जिसके 7 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 7 फॉर्म। ठीक है, ये अकेला एक ऐसा वर्ब है जिसके 7 पैटर्न है। अदरवाइज बाकी सारे वर्ब्स के सिर्फ 5 ही पैटर्न होते हैं। तो ये जो इज, एम, आर है, ये इसका फर्स्ट पैटर्न में आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आता है। वाज वर्ब सेकंड फॉर्म में आता है और बी अपने आप में थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हम उसी लिहाज से उठाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वाज या वर को लिखेंगे। किसे लिखेंगे? वाज या वर को। ठीक है जी। फिर हम लिखने वाले हैं किसको? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमारी मिनिमम कंडीशन जो होती है वो होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिखना, यानी हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे एजेंट। और एजेंट ये कौन होता है? यही सब्जेक्ट जब यहाँ पर आता है तो इसका नाम हम एजेंट दे देते हैं। कब? जब हम इसके साथ सुटेबल प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशन में क्या क्या? बाई, इन, विद, है ना, और कुछ था, हाँ, टू। ये देखो, बाई का हम किसके साथ जोड़ते हैं? जब नेम ऑफ अ पर्सन हो। इन का हम कब जोड़ते हैं? जब कोई मीडियम दिया हो। विद हम कब लगाते हैं? जब कोई इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। और टू का यूज हम सिर्फ 2 केस में करते हैं, एक नो और एक मैरी। एक आध केस और है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से इन 2 केस को आपको जानना है, नो और मैरी। इन दोनों केस के में हम स्पेशल प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। और जरा इसको हम एग्जांपल से समझ लें। एग्जांपल क्या करता है? जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा, राम wrote a letter। राम wrote a letter। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम है आपका। wrote क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। a letter क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है पैसिव बनाने के लिए? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाना होता है। तो ऑब्जेक्ट के नाम पर a letter हम शुरुआत में ले आएंगे। हो गया पैसिव फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे चेंज हेल्पिंग वर्ब। और चेंज हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं पर भी अगर पास्ट की बात आएगी, पास्ट की बात कहीं पर भी आएगी, तो आपको चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर वाज और वर को ही यूज करना है। ठीक है, पास्ट की बात मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात। ठीक, अ लेटर, वाज या वर, आपको बताना क्या होना चाहिए। ठीक, फिर ये तो सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। क्या होता है? रिटेन, है ना। यानी हमने सबसे पहले ए लेटर को लिखा, फिर हमने चेंज हेल्पिंग वर्ब को लिखा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखने वाले हैं क्या? रिटेन। अब ये बताना, मैं इस सब्जेक्ट को यहां लास्ट में ला रहा हूं, तो ये ला दिया मैंने।
तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन, इन चारों में से मैं कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करूंगा? क्या मैं यहाँ पर टू का यूज कर सकता हूँ? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टू सिर्फ दो ही केस में यूज हम करेंगे, एक नो और एक मेरी के केस में। क्या हम विद का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कही गई है। राम कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार है ही नहीं, कोई टूल नहीं है। इन मीडियम, राम कोई मीडियम हो सकता है क्या? मीडियम उसे कहते हैं जिसमें कोई दूसरी चीज समा जाए। तो राम में कोई चीज ऐसी है जो समा जाए? नहीं ना, तो फिर क्या है, ये एक मीडियम नहीं है। कौन सी कैटेगरी में चीज? बाई। अच्छा, एक चीज और इसमें था एट। एट हमने किससे बताया था? समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब क्या हुआ? समथिंग एल्स का मतलब इन चारों में से अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम किसका यूज कर लेंगे? इसको हैशटैग कर लो। जब इन चारों में से कुछ ना मिले तो फिर हम यूज करेंगे किसका? एट का। तो यहाँ पर हम चूंकि नेम ऑफ अ पर्सन है तो हमारा सुटेबल प्रीपोजिशन बाई हुआ और ये हमारा पैसिव फॉर्म बनकर तैयार है। सिर्फ एक कंफ्यूजन है यहाँ पर कि अ लेटर के बाद हम वॉज लिखेंगे या वर लिखेंगे। तो आप खुद हमें बताओ कि वॉज लिखेंगे या वर लिखेंगे। वेरी गुड, वॉज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भले ही शुरू में लिखा गया है लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट यानी वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर इसको 2 मिनट के लिए मैं ये समझूं कि ये पैसिव नहीं है तो ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये पैसिव नहीं है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल अ लगा हुआ है और अ ये बताता है कि कोई अ का मतलब होता है एक, और एक मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पिछली कक्षाओं में 9, 10 आप सब 11 यहाँ हो, 9, 10, 8, 7, 6 में पढ़ रखा होगा, है ना। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर अ लेटर की जगह लेटर्स रहता तो फिर हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी, एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, बातें और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। रोहिणी rejected his proposal। क्या है? रोहिणी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। रोहिणी ने उसके प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या होगा? हिज प्रपोजल। क्या होगा? हिज प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? आप जब अपनी बातें किसी के सामने रखते हो उसी को प्रपोजल कहते हैं, हाँ? विचार कर सकते हो आप। हिज प्रपोजल। अब बताओ, रिजेक्टेड सेकंड फॉर्म है अपने आप में, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के नाम पर, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के नाम पर या तो वाज का यूज कर सकते हैं या फिर वर का यूज कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि प्रपोजल को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वेरी गुड, अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो हिज प्रपोजल और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, वो अपने आप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। उनको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आप किसी से जाकर नहीं कह सकते हो कि जरा मुझे वाटर्स देना जी, कह सकते हो क्या? वाटर्स देना। आप कह सकते हो जरा मुझे राइसेस दे दीजिए, ऐसा कहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वो अपने आप में हमेशा सिंगल फॉर्म में होती हैं। तो प्रपोजल भी तो अनकाउंटेबल है। गिन सकते हो क्या कि मैंने एक प्रपोजल रखा, 2 प्रपोजल रखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में सिंगलर होगा और सिंगलर होगा तो हम यूज करेंगे किसका? वाज का। हिज प्रपोजल वाज क्या? रिजेक्टेड। यही इसका सेकंड फॉर्म है और यही इसका थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है? रिजेक्ट। रिजेक्ट करने का मतलब मना कर देना, ठुकरा देना। हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय कौन? रोहिणी। क्योंकि रोहिणी तो एक पर्सन का नाम है। अब देखो कुछ और एग्जांपल ले लूं। एक एग्जांपल लास्ट और लेता हूं।
अमन sang a song, ठीक है, अमन sang a song। ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या है, अ सॉन्ग। इज होगा या एम होगा या आर होगा या वाज होगा या वर होगा। वेरी गुड, वाज होगा क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हमने लिखा वाज। संग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। क्या होगा, संग। अ सॉन्ग वाज संग बाय अमन, ठीक है। ये हमारा कौन सा पैरा हो गया, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, है ना। अभी दो पैरे और हमें तय करने हैं, एक नेगेटिव का और दूसरा इंटेरोगेटिव का। चलो नेगेटिव को देख लें। जब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस डिड नॉट को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम, फिर हम लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। क्या ये हमारा होता है। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर हम इसका क्रिएट करेंगे, क्या हो गया, जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो पैसिव में हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को शुरू में जाएंगे, लो जी लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, क्या हम डिड नॉट को ले आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हमें सिर्फ इन्हीं दो चेंज और हेल्पिंग वर्ब पर काम करना है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमें इन तीन हेल्पिंग वर्ब पर काम करना है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हमें इन तीन हेल्पिंग वर्ब पर काम करना है, ठीक है। ठीक है, अब और देखो, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, ये डिपेंड करेगा किस पर, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। प्लस हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हम क्या लिखेंगे, सूटेबल प्रीपोजिशन, प्लस हम क्या लिखेंगे, एजेंट। और ये एजेंट अपने आप में कौन होता है, सब्जेक्ट होता है ना। और सूटेबल प्रीपोजिशन की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से आपको किसी एक की चॉइस करनी होती है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। He did not killed a snake, ठीक है जी। मैंने क्या लिखा, he did not kill a snake, he did not kill a snake। इसको हम जब पैसिव फॉर्म में ले आएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने लाया शुरू में, ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या आया, आई स्नेक। अब आप बताओ, आई स्नेक को देखते हैं हमारे दिमाग में, और यहाँ पर डिड है, डिड ये बताता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म, डू, डिड और डन, ये तीनों फॉर्म हो गए। तो जैसे ही सेकंड फॉर्म हमने देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक करी कि जो टेंस होगा वो अपने आप में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर या तो वाज का यूज करना है या फिर वर का यूज करना है। तो आप बताओ, आई स्नैक देख के आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, आप वाज लिखोगे या वर लिखोगे। वेरी गुड, आप ऑप्शन बिटवीन वाज ही लिखने वाले हो, है ना। तो वाज लिख दिया मैंने, आई स्नैक वाज किल्ड, किल्ड अपने आप में सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। A snake was killed, he, ठीक है। अब ये बताओ, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, लास्ट में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ही क्या ऑब्जेक्ट जैसे अगर मैं आपका एक स्ट्रक्चर लिखूं किसी सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए लास्ट में, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। अब हिम किसी आदमी के लिए यूज किया जाता है, तो अगर आदमी के लिए यूज किया जाता है तो फिर हम क्या लिखने वाले हैं, बाय, क्या लिखने वाले हैं,
बाय। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल, इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एन एरो, चलो बुलेट, बुलेट मतलब गोली, किल्ड अ मैन। ठीक है, बुलेट किल्ड अ मैन। तो ऑब्जेक्ट के नाम पर अ मैन है, इसको हमने शुरू में लिया है पैसिव बनाते समय अ मैन। चूंकि यहाँ किल्ड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो तुरंत हमने सॉरी हम नेगेटिव की बात कर रहे थे ना। Bullet did not kill a man। ठीक है, ठीक है, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ मैन को शुरुआत में ले आएंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जी लिख दिया मैंने अ मैन। फिर हम चेंज हेल्पिंग वर्ब डिड को देखते हैं, हमारे दिमाग में क्लिक किया कि टेंस अपने आप में क्या होगा, पास्ट का होगा, और कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट के लिए हमें सिर्फ दो दायरों पर काम करना है, या तो हम वॉच को लिखेंगे या फिर वर्ब। पैसिव की बात हो रही है, टेंस की नहीं, है ना। तो अ मैन देखते ही चूंकि अ आया है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो हमने लिखा यहाँ पर वॉज। क्या लिखा जी, वॉज। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, किल, किल ही वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड। ठीक है, किल्ड मतलब मारना, अ मैन वाज किल्ड अ बुलेट, यही हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हिम कैसे हो गया, इस बात की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने की जब कोशिश करूंगा तो ये चीजें आज आपकी अटक जाएंगी, इसीलिए इस पर चर्चा कल करेंगे। हैश टैग करो, ठीक है। अब ये बताओ, अब बुलेट जो है ये अपने आप में क्या है, क्या ये किसी इंसान का नाम है? बुलेट हो सकता है, गाँव में होता है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली ये बुलेट का मतलब क्या होता है, बंदूक की गोली, है ना। क्या ये किसी इंसान का नाम है? नहीं, तो बाई का यूज हम नहीं कर सकते। क्या ये किसी मीडियम का नाम है? किसी चीज, इसके अंदर कोई चीज समा सकती है, और किसी छोटी सी गोली में कोई चीज समा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, मीडियम नहीं हो सकता। क्या ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब टूल, औजार हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, या है ही, इनफैक्ट है ही। क्या ये नो या मेनी है? नहीं है, तो ये टू का यूज तो हम कर ही नहीं सकते। इन चारों में से अगर कुछ ना मिलता तो फिर हम ऐड का यूज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमें विद मिल चुका है क्योंकि अपने आप में और बुलेट इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? विद। क्या लिखने वाले हैं? विद, है ना। A man was killed with a bullet. सॉरी, थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, निगेटिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पर हम वॉच के साथ क्या लगाने वाले हैं? नॉट। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, हाँ, यहाँ पर भी नॉट छूट गया। A snake was not। इस बात को ध्यान में रखना है कि नॉट जो हमेशा होगा, नॉट कभी भी सिंगल यूज नहीं हो सकता है, बिल्कुल फ्रीली यूज नहीं हो सकता है। कहीं पर भी आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा, नॉट एनी पर्सन अलाउड टू टॉक ईच अदर, ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसके जगह पर आपने पढ़ा होगा क्या, कि नो एनी पर्सन। क्या पढ़ा होगा? नो एनी पर्सन। क्यों? क्योंकि नॉट को हम फ्रीली लिख ही नहीं सकते हैं। नॉट एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने साथ किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर ही आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें हमेशा नॉट को लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट। वॉज हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नॉट। ठीक है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट को नहीं लिख सकते हैं। छोटा सा माइनर सा मिस्टेक सब छूट गया था हमसे, सुधार कर लेना, ठीक है।
ये आपका कौन सा हो गया, नेगेटिव फॉर्म। अब आप एक लास्ट बताएगा इंटरोगेटिव की बात करते हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपका ऐसा इंटरोगेटिव जो क्लोज एंडेड हो, और एक ऐसा इंटरोगेटिव जो अपने आप में ओपन एंडेड हो। क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, ये देखने के लिए आप लास्ट क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, पहला स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोज एंडेड का नाम देते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से हम सबसे पहले डिड को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। क्यों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, क्योंकि ये डिड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और एक ही सेंटेंस में दो बार वर्ब की एक ही फॉर्म यूज नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए ये अगर सेकंड फॉर्म हमने लिखा है तो फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो बिल्कुल ही क्या है, नेसेसरी। ठीक है, अब देखो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, ये तो हमारा एक्टिव हो गया, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर जब हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को जैसे लाते रहे हैं, ले आएंगे शुरुआत में, तो जी आ गया ऑब्जेक्ट, है ना। फिर हम जस्ट अ मिनट प्लीज, हाँ, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा जरूर, लेकिन सबसे पहले चेंज और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्या, जब मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस की शुरुआत की थी तो उसमें मैंने आपको इसकी डिफिनीशन बताई थी। क्या बताया था कि चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। बताया था ना कि स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में चेंज हम करेंगे, और मीनिंग में चेंज अगर हम डिड को यहाँ से हटाकर बीच में ले आते हैं या लास्ट में ले आते हैं तो मीनिंग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ही डिड इट। लो जी, दोनों में देखो, दोनों सेंटेंस में डिड आया है। पहले में मैंने लिखा ही डिड इट, इसका मतलब हुआ ये डिड डू का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जब हमने डिड को लिखा, जब शुरू में लिखा, तो ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो चीजें दोनों एक ही, लेकिन इनकी फंक्शन अलग अलग होगा, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया था शुरुआत में ही, फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेंज हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, और मैंने आपको बता रखा है कि बी की ही फॉर्म, है ना, को हम यूज करेंगे इज, एम, आर, ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। वॉज वर्ब का यूज करेंगे हम पास्ट के इंडेफिनिट में, और बीन का यूज करेंगे हम इसमें, परफेक्ट में। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले हम चेंज हेल्पिंग वर्ब लाएं, तो क्योंकि ये डिड देखते ही हमें समझ में आ गया कि पास्ट का इंडेफिनिट है, तो या तो हम वॉज को लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे क्या, वर्ब को। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे हम लिखने वाले हैं किसको, आगे हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। किसको लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये तो हमारा शुरुआत में आना ही आना होता है। ठीक है, फिर हम लिखने वाले हैं चेंज द हेल्पिंग वर्ब, तो शुरुआत में हमने लिख रखा है ना, तो सीधे हम आ जाएंगे किसको, मेन वर्ब के कौन से फॉर्म पर, थर्ड फॉर्म पर। कौन से फॉर्म पर, थर्ड फॉर्म पर। ये तो पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हम किसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इन जनाम को, इनका क्या नाम है, सब्जेक्ट। यहाँ आते ही क्या बन जाते हैं, एजेंट। कब, जब इनके साथ हम सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होना है। ठीक, आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ डिड चिल्ड्रेन प्लक मैंगोज, क्या बच्चों ने आम तोड़े। ठीक है, सबसे पहले हम
डिड को देखते हैं चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर। जब हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में आया वॉच या फिर क्या आया वर्ब। ये डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। लो जी लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को मैंगोज। अब आप ये बताओ कि मैंगोज अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? वेरी प्लूरल है। तो जैसे आपको पता ही है कि अगर सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब आएगा है ना, वर्ब नहीं होगा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, यानी हम इसको साफ सुथरा लिखें तो क्या लिखेंगे, वर्ब। क्या लिखेंगे, वर्ब। ठीक, वर्ब मैंगोज ये हो गया हमारा चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। प्लग का मतलब होता है तोड़ना। प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। प्लग का सेकंड फॉर्म प्लग, थर्ड फॉर्म में प्लग। तो हमने लिखा वो भी प्लग। क्या, प्लग। क्या लिखा, प्लग। वर्ब मैंगोज प्लग। अब ये बताओ चिल्ड्रेन, हमारा एजेंट आ चुका है। एजेंट आ गया, थक के आया है तो थोड़ा सा इसको हेल्प की जरूरत है। कौन हेल्प देगा इसको, बाई देगा, इन देगा, विद देगा, टी देगा, एट देगा। क्या देगा, वेरी नाइस आंसर, क्या देगा, बाई। क्योंकि बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, पर्सन ही होते हैं। तो वर्ब मैंगोज प्लग्ड बाई चिल्ड्रन। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेके समझने क्या, और समझ लेते हैं। डिड यू like study, like this cloth? Did you like this cloth? क्या तुम्हें ये कपड़ा पसंद है? ठीक है, आ जाओ। Watch this cloth liked by you। नेम ऑफ पर्सन है, मैं क्या लिखा, you। ठीक है, एक लास्ट दायरा बचा हुआ इंट्रोगेटिव का। कौन सा वो है, वो है आपका क्लोज सॉरी ओपन एंडेड सेक्शन। ओपन एंडेड को देखते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम यही रोकेंगे। कल हम इस बात पर चर्चा करेंगे सबसे पहले कि क्यों ही ऑब्जेक्ट के रूप में जब आया है तो हिम हो गया है, और उस तरीके के और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले अगर इसका हम स्ट्रक्चर लिखें एक्टिव वॉइस में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड को। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर हम लिखते हैं डिड को, फिर हम लिखते हैं वर्ब के सब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन, अगर हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ हमें चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा। तो ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन वर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। डिड के जगह पर हमें चेंज हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा। चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर वाज या वर्ब, क्योंकि ये टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। फिर हम किसको लिखेंगे जी, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, फिर हम किसे लिखेंगे, फिर हमारा आ जाएगा सबसे लास्ट में चल के आएगा सब्जेक्ट। कौन आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो बीच का जो गैप है ये किसके लिए है, ये इसके लिए है कि यहाँ पर हम सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सुटेबल प्रीपोजिशन, और उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ प्रोवाइड है। ठीक है, और एग्जांपल से समझ लेते हैं। व्हाई डिड यू नॉट ईट दिस
फूड, तुमने इस खाने को क्यों नहीं खाया। बहुत सारे रीजन आपके पास हो सकते हैं। हो सकता है आपको भूख न हो सकता हो आपको ये खाना पसंद ना आया हो सकता हो आप बाद में खाना चाहते हो, है ना, हो सकता हो उसमें कोई चीज़ आपने देखा हो, कुछ पड़ गया हो, है ना। तो जब एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, इसी को तो हम कहते हैं ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया जी वाई, क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया। फिर हम वाज या वर्ब को लिखेंगे, जो भी लिख दिया मैंने, वाज या वर्ब दोनों लिख रहा हूँ, आप बताना कि कौन सा सुटेबल होगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दिस फूड, क्योंकि यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लो इसको भी मैंने लिख दिया दिस फूड, ठीक है। अब आप ये बताओ कि दिस फूड देख के आपको क्या लगता है, वाज होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप सोचो, तब तक मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। दिस फूड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, एटन, ईटेन, क्या होगा, ईटेन, क्या होगा, ईटेन। वाई वाज वर्ब दिस फूड ईटेन। यू है, यू अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ एन एनिमल भी हो सकता है। तो लोग यहाँ पर मैंने यू लिखा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, और यू को देखते ही क्योंकि ये पर्सन या एनिमल मतलब लिविंग थिंग है कोई, तो इसके लिए हम क्या लगाने वाले हैं, बाय। क्या लगाने वाले हैं, बाय। अब आप जल्दी से बताओ, आपने सोच रखा होगा कि हम वाज लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। वेरी गुड, क्या लगाएंगे, वाज। क्यों, क्योंकि दिस आपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा ना क्लासेस में, इसमें भी आपको पढ़ना होगा आई थिंक। तो जब आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे होगे तो उसमें बताया गया होगा कि दिस और दैट का यूज हम उस केस में करते हैं जब किसी चीज की तरफ इशारा करना हो और वो चीज हमारे पास में हो और साथ में वो सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो। यानी सीधी सी बात क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंगुलर के साथ, अगर सिंगुलर के साथ हमको यूज करना है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बातें अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करो, ठीक है, उसका जवाब आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।